औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू पीपीएससी एंड एफपीएससी मैथ सेंटर। आज हम इस वीडियो में काशी इंटीग्रल फार्मूला को डिस्कस करेंगे। हमारी कम्प्लेक्स एनालिसिस की पूरी एक सीरीज चल रही है, जिसमें कल हमने सीखा था काशी थ्योरम एंड काशी गोर्जर थ्योरम के बारे में सीखा विद एग्जांपल्स, और आज हम डिस्कस करेंगे काशी इंटीग्रल फार्मूला। काशी इंटीग्रल फार्मूला हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपने अभी तक काशी गोर्जर थ्योरम नहीं वीडियो देखी या नहीं पढ़ा तो उसको लाजमी पढ़ के, अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आज इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे। उसका कॉन्सेप्ट आपको होना बहुत ज़रूरी है। चलें, काशी इंटीग्रल फार्मूला हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, एनालिटिक है, एट ऑल पॉइंट्स विदन, फंक्शन एनालिटिक हो एट ऑल पॉइंट्स विदन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कंटोर सी, मतलब जो भी हमें कर्व दिया गया उसकी बाउंड्री और उसके अंदर वाले सारे पॉइंट्स पे फंक्शन अगर एनालिटिक हो, तो जी नॉट इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू सी। जी नॉट हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जो कर्व के अंदर ही होगा, और उसकी वैल्यू जो होगी हम इस तरह से फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई ओटा क्लोज्ड इंटीग्रल एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नॉट डी जी। तो उसकी वैल्यू जो होगी हम इस तरह से फाइंड किया करेंगे। उस पॉइंट पे जो भी कम्प्लेक्स, जो भी कर्व के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इस तरह से फाइंड होगी। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स विदिन एंड ऑन अ क्लोज्ड कंटोर, फंक्शन अगर एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट्स, तो जी नोट जो हमारा पॉइंट होगा वो एक सिंगुलर पॉइंट होगा जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो उसकी वैल्यू हम इस फार्मूले की मदद से मालूम किया करेंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ। काशी गोर्जर थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थे। अगर हमारे पास फंक्शन एनालिटिक हो इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, इसका मतलब यही कि विदिन एंड ऑन अ क्लोज कंटोर सी के ऊपर हमारे पास फंक्शन एनालिटिक है। देन फॉर एवरी सिंपल क्लोज कंटोर सी, उस फंक्शन की फिर हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू जीरो हुआ करेगी। मैंने एग्जाम्पल ली थी, एंटायर फंक्शन की एग्जाम्पल ली थी, पोलिनोमियल फंक्शन और कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने ली थी। ये सारे फंक्शन की इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आएगी। ये कल डिस्कस कर चुके हैं सारा। इन सारे डिस्कशन का कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ये कम्प्लेक्स प्लेन है, कोई भी हमारे पास यहाँ क्लोज कंटोर है, क्लोज कंटोर के अंदर वाले तमाम पॉइंट्स और उसके बाउंड्री के पॉइंट्स पर हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी है वो एनालिटिक है। लेकिन उसी कंटोर सी के अंदर, क्लोज कंटोर सी के अंदर हमारे पास एक ऐसा एक पॉइंट जेड नोट हमें मिल जाता है जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ये भी कोई भी पॉइंट हो सकता है क्लोज कंटोर के अंदर। तो उसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो हम काशी इंटीग्रल फार्मूला से फाइंड करते हैं, और वो इस तरह से होती है 2 पाई अल्टा एफ ऑफ जी नोट इज इक्वल टू क्लोज कंटोर सी एफ ऑफ जी और जी माइनस जी नोट इंटू डी जी। इस क्वेश्चन की इंटीग्रल वैल्यू फिर हम इस तरह से मालूम करते हैं 2 पाई ओटा और एफ ऑफ जी नोट। उस फंक्शन एफ ऑफ जी की वैल्यू जी नोट पे फाइंड करने के बाद उसको 2 पाई ओटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम इस पॉइंट या इस सिंगुलर पॉइंट जो कि क्लोज कंटोर के अंदर ही लाई करेगा उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये हम कल सीखा था काशी गोर्जर थ्योरम में। अगर वो पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट अगर कर्व से बाहर है, जिसपे फंक्शन डिफाइन नहीं है या फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो तब भी उसकी इंटीग्रल वैल्यू जीरो आ रही थी। लेकिन वो अगर फंक्शन उस पर एनालिटिक होता है तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू जीरो हो जाती है। लेकिन अगर अंदर आ जाए, उसकी बाउंड्री पर आ जाए, फंक्शन उस पर एनालिटिक नहीं होगा, तो हम इस तरह से उसकी वैल्यू फाइंड किया करेंगे इस काशी इंटीग्रल फार्मूले की हेल्प से। एग्जाम्पल्स की तरफ जाने से पहले मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने की पॉइंट्स या रिजल्ट्स लिखे हैं काशी गोर्जर थ्योरम और काशी इंटीग्रल फार्मूले से कुछ रिजल्ट बना के लिखे हैं। इनको हम अच्छे से पहले समझ लेते हैं, फिर हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। इफ अ गिवन फंक्शन इज एंटायर फंक्शन, एंटायर फंक्शन का मतलब एनालिटिक है एवरीवेयर, पूरे मतलब कम्प्लेक्स प्लेन पे फंक्शन एनालिटिक, उसको किसी भी पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आया करेगी। इसका मतलब कि कर्व मैटर नहीं करता, कि कर्व चाहे जितना मर्जी छोटा हो, जितना मर्जी बड़ा हो, कर्व जो भी दिया जाए, और फंक्शन जो दिया गया है यहाँ एफ ऑफ जी, जो हमें फंक्शन दिया गया, अगर वह एंटायर फंक्शन है, जिस तरह साइन कोस आ जाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या फिर हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन दिया गया, कर्व आपने देखना ही नहीं है, आपने फंक्शन देखना है, एंटायर फंक्शन है, कर्व आपने देखना है, जो मर्जी कर्व दिया गया हो, चाहे इंटीग्रल वैल्यू जीरो हुआ करेगी। फर्स्ट की पॉइंट था। सेकंड की पॉइंट है, अगर गिवन फंक्शन एफ ऑफ जी हैज सम पॉइंट दैट लाई आउटसाइड ऑफ द कर्व, अगर वो कर्व के बाहर लाई करता है, जिस तरह ये क्लोज कर्व है, कर्व के बाहर कोई जी नोट मेरा कैसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाहर है, तब भी उसकी इंटीग्रल वैल्यू इज इक्वल टू जीरो आया करेगी। पॉइंट डज नॉट बिलोंग टू, मतलब डोमेन, कनेक्टेड डोमेन डी से बिलोंग नहीं करता, या फिर फंक्शन डिफाइन नहीं है उस पॉइंट पे, और वो फंक्शन जो पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द गिवन कर्व है, आउटसाइड ऑफ द कनेक्टेड डोमेन है। जब डोमेन में वो पॉइंट शामिल ही नहीं है तो हम उसको डिस्कस ही नहीं करेंगे, फिर उस पर इंटीग्रल वैल्यू तब भी उसकी जीरो आया करेगी। अगर फंक्शन एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट विदिन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी, विदिन एंड क्लोज कर्व सी के ऊपर फंक्शन अगर एनालिटिक हो तब इसकी इंटीग्रल वैल्यू जीरो आया करेगी। ये देखें कब कब जीरो आती है, फंक्शन एंटायर हो,
कर्व मैटर नहीं करता तभी इसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 है। अगर जो पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट फंक्शन जो कर्व है उसके आउटसाइड लाई करता है तभी इंटीग्रल वैल्यू 0 होगी। और अगर विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व के अंदर जो फंक्शन अगर एनालिटिक है एट ऑल पॉइंट तभी इसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 आया करेगी। मतलब हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है अगर है कोई इसके पास सिंगुलर पॉइंट ही नहीं है क्लोज्ड कंटोर के अंदर और उसकी बाउंड्री पे, तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू इन तीनों पॉइंट्स को अगर इकट्ठा करूं तो यही बनता है कि इंटीग्रल वैल्यू 0 हुआ करेगी। फोर्थ पॉइंट मेरे पास ये, अगर फंक्शन एनालिटिक है इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी, एस सी का मतलब सिंपली कनेक्टेड डोमेन डी के अंदर फंक्शन अगर एनालिटिक है एंड जी नोट इज एनी पॉइंट इन डी, और जी नोट के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट आ जाता है तो देन द क्वेश्चन एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नोट इज नॉट डिफाइंड एट जी नोट, के ये जो क्वेश्चन है ये जी नोट पॉइंट पे डिफाइन ही अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नॉट एनालिटिक है। एनालिटिक नहीं है इसका मतलब वो सिंगुलर पॉइंट होगा, उस पर इंटीग्रल की वैल्यू 0 नहीं होगी। 0 नहीं होगी इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी। मतलब कर सकते हैं अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन और डोमेन के अंदर पॉइंट शामिल है लेकिन उस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो इस पॉइंट की वैल्यू जो होगी हम काशी इंटीग्रल फार्मूले की हेल्प से मालूम किया करेंगे। 2 पाई आयोटा क्लोज कंट्रोल एफ जी माइनस जी नोट डी जी। फिर इस तरह के फॉर्म में फंक्शन को लेके फिर ये फार्मूला लगा के काशी इंटीग्रल फार्मूला की हेल्प से मालूम करते हैं। इन सारी बातों को अगर मैं इकट्ठा करूं तो वो 5 एंड 6 पॉइंट बनता है। 5 जो पॉइंट की पॉइंट है वो ये है कि अगर फंक्शन के पास कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं है उसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। और अगर उसके अंदर और जो सिंगुलर पॉइंट है वो कर्व के अंदर ही हो, बाहर होगा तो ऑब्वियसली उसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो अगर उस कर्व के ऊपर या उसके अंदर कोई पॉइंट आ गया तो उसकी फिर वैल्यू जो होगी हम इस तरह से फाइंड किया करेंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ जाने से पहले अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एग्जाम्पल्स को अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स की तरफ जाने से पहले आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बता दूं कि कम्प्लेक्स प्लेन या कम्प्लेक्स एनालिसिस में हम इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लेते हैं। जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू आर, आर इज द रेडियस एंड जी नोट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हुआ करेगा। कभी जी मोड इज इक्वल टू 1 अगर देते हैं तो हमारे पास आर जो होगा वो 1 होगा और जी नोट जो होगा हमारे पास सेंटर होगा विच इज 0 0 और इसको रेडियस हमारा 1 हुआ करेगा। इस तरह से हम फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जी माइनस एयोटा इज इक्वल टू 1 दे दिया तो इसका मतलब जो इसका जो सेंटर होगा अब जी नोट इज इक्वल टू हमारे पास है 0 1, ये हमारा सेंटर हुआ करेगा और रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास 1 हुआ करेगा। इस तरह से इक्वेशन ऑफ ये सर्कल, आपको कोई भी कर्व दिया जाएगा तो आपने इस तरह से उस क्लोज्ड कर्व का मतलब सर्कल का इस तरह से आपने सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिया करना है। काशी इंटीग्रल फार्मूला फंक्शनैलिटी को एट ऑल पॉइंट विद इन एंड ऑन क्लोज सिंपल क्लोज कर्व सी के ऊपर जी नोट इज एनी पॉइंट इंटीरियर टू सी, जी नोट जो पॉइंट होगा इंटीरियर होगा सी के। हाँ अच्छे से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और ये हमने फार्मूला अप्लाई करना है। इसको रीअरेंज इसी फार्मूले को मैंने किया कि 2 पाई ओटा इधर डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करके 2 पाई ओटा इंटू एफ ऑफ जी नोट और ये क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जी माइनस जी नोट डी जी बनेगा। और इसकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास जो क्लोज्ड इंटीग्रल दिया गया है इसको मैंने अब इसकी वैल्यू को एवेल्युएट करना है और इस पे जो हमें कर्व दिया गया है वो मोड ऑफ जी इज इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है और सर्कल का यहाँ जो सेंटर होगा वो 0 होगा और रेडियस 2 होगा। अगर मोड ऑफ जी इज इक्वल टू 2 दिया है इसका मतलब जेड नोट मेरे पास ये सेंटर होगा 0 0 और रेडियस और सेंटर इसका 0 0 है। तो ये मैंने एक रफली सर्कल लिया है। तो आप देखते हैं कि सिंगुलर पॉइंट इसके कंटोर के अंदर लाई करता है या बाहर लाई करता है। जी नोट जो यहाँ मेरे पास पॉइंट बनेगा वो माइनस एओटा बनेगा, तो माइनस एओटा को मैं लिख सकती हूँ 0 -1 और वो पॉइंट कंटोर के अंदर ही लाई कर रहा है। जी नोट जो पॉइंट है 0, -1 तो ये पॉइंट कंटोर के अंदर है तो हम इसकी इंटीग्रल वैल्यू काशी इंटीग्रल फार्मूला से फाइंड करेंगे। देखिए मैंने कैसे किया, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जी नोट था। एफ ऑफ जी नोट हमारे पास माइनस आयोटा है और ये मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ जी है। यहाँ पे ये जो एफ ऑफ जी है इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 4z + 4, इतना ये मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ जी है। जी नोट जब मैंने रखा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एओटा लगाएंगे तो जी स्क्वायर मतलब माइनस एओटा का स्क्वायर -4 इंटू माइनस एओटा + 4 माइनस एओटा स्क्वायर -1 + 4 माइनस माइनस +4 एटा +4 एंड 3 + 4 एटा और ये मेरे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है -8 पाई + 6 पाई इंटू आयोटा। एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल लिया वो यूनिट सर्कल की लिया जिसका सेंटर जो है वो 0 0 है और इसका रेडियस 1 है। मोड ऑफ जी इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास एक यूनिट सर्किल की है जिसका रेडियस 1 है और सेंटर इसका 0 0 है। अब देखना मेरे पास यहाँ सिंगुलर पॉइंट इसका क्या है, जी माइनस जी नोट होता है तो जी नोट मेरे पास यहाँ 0 है।
तो 0 आप देखें तो वो इस सर्कल के अंदर ही लाई कर रहा है, तो इस सर्कल के अंदर इस क्लोज कंटोर के अंदर अगर सिंगुलर पॉइंट लाई कर रहा है तो हम इसकी फंक्शन वैल्यू इस तरह फाइंड करेंगे 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जी नॉट, और जी नॉट जो है हमारा पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट वो हमारे पास यहाँ 0 है, तो एफ ऑफ जी हमारे पास कोस 2z प्लस कोस हाइपरबोलिक 2z है, बस अगर कोस 0 1 होता है, कोस हाइपरबोलिक 0 1 होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 पाई आयोटा करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 4 पाई आयोटा, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 पाई आयोटा। 1 प्लस 1 2 इंटू 2 पाई होता तो 4 पाई होता है। देखिए कि मैंने इसकी इंटीग्रल वैल्यू को एवेलुएट करना है। हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी दी है जी ई रेस्ट बार जी ओवर जी माइनस से आयोटा इंटू डी जी, वेयर सी जो है हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1/2, सेंटर इसका 0 0 है और रेडियस इसका 1/2 है, और इसका 1/2, तो ये मेरे पास एक सर्कल क्लोज कंटोर है। अब हमें यहाँ देखना है सिंगुलर पॉइंट, तो सिंगुलर पॉइंट जी नोट जो मेरे पास यहाँ पॉइंट बनेगा, अगर इसको मैं कंपेयर करूँ इस क्वेश्चन के साथ एफ ऑफ जी ओवर जी माइनस जी नोट, तो जी नोट जो पॉजिटिव है होता तो इसको लिख सकते हैं 0 1, तो 0 1 देखिए पॉइंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो सिंगुलर पॉइंट है इसके बाहर लाई कर रहा है, बाकी कंटोर के अंदर वाले पॉइंट उसके बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है, तो इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू होगी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जी माइनस एओटा इंटू डी जी इज इक्वल टू 0 होगी। लेकिन अगर मैं इस कर्व को चेंज कर दूं और इसकी कंटोर में अगर ले लूं क्लोज कंटोर इज इक्वल टू अगर 1 ले लेती हूँ तो क्या होगा, तो देखेंगे अगर बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये वाला कर्व बन जाएगा और ये पॉइंट जो होगा बाउंड्री के ऊपर ही आ जाएगी ओवर जी माइनस जी नोट इज इक्वल टू डी जी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ जी नोट लगाएंगे, तो एफ ऑफ जी नोट हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी रेस्ट ओवर जी, इस पे आप लगाएंगे, मेरे पास यहाँ पॉइंट है 0 1, तो ये मेरा पॉइंट कुछ इस तरह से बनेगा एफ ऑफ आयोटा आयोटा रेस्ट ओवर आयोटा, इस तरह से ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया, इसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2 पाई आयोटा इंटू आयोटा, तो ये बनेगा -2 पाई ई रेस्ट ओवर आयोटा, ये मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं इसको और थोड़ा चेंज करती हूँ, अगर मैं यहाँ जो कर्व है या सर्कल है वो रेडियस 2 का ले लेती हूँ, रेडियस अगर मैं 2 का सर्कल ले लेती हूँ तो ये कुछ इस तरह से इसका सर्कल बनेगा, कुछ इस तरह से के अंदर आ रहा है, कर्व के अंदर हो या बाउंड्री पर हो, उससे हमें काशी इंटीग्रल फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ती है, चेक करना पड़ती है। तो कर्व आप जितना मर्जी छोटा करते जाएं, जितना मर्जी बड़ा करते जाएं, अगर कर्व के अंदर या बाउंड्री पर वो सिंगुलर पॉइंट आ रहा है उसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी। दोबारा अगर मैं ये कर्व लेके ये रेडियस 2 का अगर मैं सर्कल लेके बनाऊं तो मेरे पास जो एफ ऑफ जी नोट लगाऊंगी दोबारा ये वैल्यू निकलेगी, और दोबारा 2 पाई ओटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी -2 पाई ई रेस्ट बार आयोटा ही वैल्यू निकलेगी फॉर मोड ऑफ जी इज इक्वल टू 2 के लिए भी। जितना मर्जी इसका जो कर्व है मैं बढ़ाती जाऊँ कम करती जाऊँ, इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी। आपको ये पॉइंट भी यहाँ सीखने को मिला, अगर वो कर्व से बाहर चला जाता है तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 आया करेगी। ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी लिखे थे, हैज़ नो सिंगुलर पॉइंट, तब तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू 0 ही आनी है। अगर इसके सिंगुलर पॉइंट है तो हमें काशी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है, और फंक्शन अगर मैं 3 भी लेती हूँ तो भी उसकी वैल्यू यही निकलेगी -2 पाई ई रेस्ट पार एयोटा ही ये वैल्यू देगा। आप चेक करके देख सकते हैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू वही रहती रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।